जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। उम्मीद करता हूँ स्माइल सेट का 8वां पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन आज हम स्माइल सेट के 8वें पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप भी अपने एग्ज़ाम वाला रजिस्टर ओपन कर लीजिए और अपनी कॉपी को आप एक मूल्यांकनकर्ता की हैसियत से आपको जांचना है और बारीकी से जांचना है। और दूसरी बात, आपने अब तक ज्योग्राफी के सिलेबस में इस साल की बोर्ड परीक्षा में कितनी कमी हुई है वो वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। वो वीडियो बनाने का एक कारण भी था, क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो उन्होंने कमी वाली बात कही है उसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक चूक हुई है। वो ये हुई है भी, उन्होंने अंक विभाजन है वो सही तरीके से वहाँ नहीं दिया। तो कई बच्चों में कन्फ्यूज़न था, कई साथी भी इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ थे, तो इसलिए वो वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था। एक दो बच्चे ने कहा सर ये तो हमें पता ही चल गया था, लेकिन मुझे पता है भी आपको सही तरीके से पता नहीं चला, क्योंकि आपने जो चीज़ समझी शायद वो चीज़ वो नहीं है जो आपने समझी है। यूनिट के हिसाब से उसको क्लियर करना था। जैसे अब एक बात आप बच्चों की रह जाती है भी, सर जो प्रजातीय समूह वाला जो टॉपिक है 14वें पाठ में से जो टॉपिक कट किया है उसमें क्या सिर्फ एक प्रजातीय समूह ही काटा गया है या अन्य टॉपिक भी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार पुनः, प्रजातीय समूह जो यूनिट है, जो अपना सब यूनिट है, उसके अंतर्गत प्रजातीय तत्व, भाषाई वर्ग, धार्मिक संरचना और भारतीय संस्कृति पर विदेशी प्रभाव, यानी वो जो पार्ट है अंत का जो 2-3 पेज का, वो सारा ही आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो अब हमें अब कौन सी यूनिट कितने नंबर की है ये कन्फ्यूज़न रह गया। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, उन सब्जेक्ट में तो जो सिलेबस हटाया है और उसके बाद में उन्होंने जो सिलेबस दिया है वो है जो बच गया। लेकिन ज्योग्राफी में उन्होंने ऐसा नहीं किया है। कटने वाले टॉपिक तो बता दिए, लेकिन बाद में उन्होंने पुराने वाला सिलेबस ही देकर अंक विभाजन दे दिया है। तो इसलिए वो मैंने भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लिखा है, शायद उसका जल्दी कोई क्लेरिफिकेशन आ जाएगा और जैसे ही अंक विभाजन की कोई जानकारी आएगी मैं आपसे शेयर कर लूँगा। तब तक आप ये सिलेबस वाले वीडियो को ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा दें, क्योंकि कहीं यूनिट के चक्कर में कन्फ्यूज़न है वो बच्चों के न रह जाए। इसलिए मैंने उसको बहुत ही इजी तरीके से चैप्टर वाइज उस चीज़ को समझाया है। और उसके बाद में और भी मेरे बहुत से साथियों ने उसको कॉपी पेस्ट करके अलग अलग तरीके से अपने बच्चों तक बात पहुंचाई है। उम्मीद कर रहा था भी यही वीडियो वो बच्चों तक पहुंचा देंगे, पर शायद उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं, मेरी ताकत तो आप सब हो, तो उम्मीद करता हूं आप ये काम करेंगे, हर बच्चे तक ये सूचना है वो अवश्य पहुंचाएं भी ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर और किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक कम हुआ है। उसके बाद हालांकि बहुत से बच्चों ने मैसेज किया सर पॉलिटिकल, हिस्ट्री, उनके सिलेबस में सही तरीके से आप जानकारी दे दें। हालांकि जो सिलेबस आया है, PDF आई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें अच्छे से क्लियर है। फिर भी आपकी डिमांड है तो मैं आज या कल में ही कोशिश करता हूँ उसका भी वीडियो बनाकर आपको मैं बता देता हूँ भी किस तरीके से क्या है वो कटौती हुई है पॉलिटिकल के अंतर्गत और हिस्ट्री के अंतर्गत। हिंदी वाले सर को मैंने बोल दिया है जल्दी आपको हिंदी वाला जो सिलेबस है उसके बारे में, हिंदी अनिवार्य और साहित्य की जानकारी है वो भी आपको करवा देंगे। और अब भी कई बच्चों के प्रश्न है भी सर क्या ये ऑथेंटिक है? एक चीज़ बताइए बेटा, मैंने आज तक कोई बिना टांग पूंछ की बात आपको बताई है क्या? नहीं बताई, तो आगे भी नहीं बताऊंगा। ये बात जैसे कुछ दिन पहले जो सिलेबस वायरल हो रहे थे, मैंने तो वीडियो नहीं बनाया उस टाइम, लेकिन मैं चाहता था जब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर वो चीज़ अपलोड नहीं हो जाती और बोर्ड जब तक खुद नहीं कह देता भी ये रहेगा, तब तक मैं आपको उन चीज़ों की जानकारी नहीं दूंगा। और प्रमाणित होने के बाद में ही ये चीज़ें आप तक पहुंचाइए, इसलिए विश्वास करें ये कम हुआ है। और बहुत जल्द उम्मीद यही है भी आज या कल में ही डिसीजन हो जाएगा। अभी स्कूल है वो 9 से 12 के कब ओपन हो रहे हैं। कक्षा 1 से 8 के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 9 से 12 का स्कूल है या 10वीं 12वीं के बोर्ड क्लासेस की जो कक्षाएं हैं वो जल्द ही रेगुलर जो सेंटर की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो है वो शुरू कर दी जाएगी। और उसके संबंध में भी कोई विशेष जानकारी होगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको अवश्य पहुंचाऊंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं स्माइल सेट के 8वें पेपर के सॉल्यूशन पर हम बात करते हैं। पहला प्रश्न था आपका, प्रदूषण किसे कहते हैं?
1 नंबर का प्रश्न था तो सिंपल परिभाषा देनी थी। प्रदूषण की परिभाषा से ही आपके वायु, जल और मृदा की परिभाषा, प्रदूषण वाली परिभाषा है, वो भी अच्छे से याद हो गई होगी। भी वायु, जल और मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जिससे मानव और समस्त जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। ये परिभाषा लिखी है तो आप पूरा 1 नंबर देते हुए आगे बढ़े। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि ध्वनि तीव्रता की मापने की इकाई का नाम क्या है? तो हमें पता है वो इकाई डेसिबल है, तो आपको पूरी लाइन लिखनी है, ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई का नाम डेसिबल है और 1 नंबर देना है। तीसरा प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो आपको पूरी लाइन लिखनी है, अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान 5 से 2.5 तक होता है। चाहे अगर आपने 2.5 से 5 तक लिखा है तब भी सही है, तो 5 से 2.5 तक होता है। चौथा प्रश्न है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। ये चीज़ भी आपने और नोट कर ली होगी, 22 मई को इसका सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? तो आप लिखेंगे भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा 7 जुलाई 2016 को शुरू किया गया। अगर सही है, अगर सिर्फ 16 लिख दिया तब भी आप अंक प्रदान कर दीजिएगा। उसके बाद छठा प्रश्न है कि भारत में काजरी नामक संस्थान कहाँ स्थित है? तो काजरी नामक जो संस्थान है वो जोधपुर में स्थित है, और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो जोधपुर राजस्थान में स्थित है। जोधपुर लिख दिया तब भी सही कर दीजिए, राजस्थान लिख दिया है तब भी सही, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है भविष्य में आपको जोधपुर लोकेशन का नाम ही बताना है। सातवां प्रश्न है कि क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के कितने अणुओं को नष्ट कर सकता है? तो ध्यान दीजिए, क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है। बहुत ये कंपटीशन में IAS RS में ये प्रश्न बहुत बार आया है, 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। तो ये तो थे 7 प्रश्न 1-1 नंबर वाले, तो इस हिसाब से अपना मूल्यांकन आप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और 8वें प्रश्न पर बात करते हैं। और 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न कह रहा है कि प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर प्रदूषण के कोई 4 प्रकारों के आपको नाम हैं वो बताने हैं। तो देखिए, हमने बहुत से प्रदूषण के प्रकार पढ़ रखे हैं, कम से कम 10 की हमने बात की थी। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वाहन प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, कूड़े कचरे से प्रदूषण, घरेलू अपशिष्ट से प्रदूषण, समुद्रीय प्रदूषण, ऐसे 10 प्रकार पढ़े थे। उनमें से कोई 4 प्रकार अगर आपने यहाँ लिख दिए हैं तो हर प्रकार आधे आधे नंबर का है और 2 नंबर आप उस हिसाब से दे दीजिए। प्रदूषण के प्रकार हेडिंग लगा के अच्छे से उसमें लिख दीजिए। उसके बाद आता है प्रश्न है अपना कि 9वां प्रश्न, वायु प्रदूषण नियंत्रण की द्विआयामी नीति क्या है? ये बहुत प्यारा प्रश्न है। वायु प्रदूषण नियंत्रण की द्विआयामी नीति क्या है, इस पर आप अपने बात करते हैं। तो द्विआयामी नीति में मैंने आपको अच्छे से ये बात क्लियर कर दी थी भी, इसमें 2 चीजें आपको लिखनी है। नाम में स्पष्ट है भी द्विआयामी, यानी 2 आयामों पर बात हो रही है। उसमें एक तो आपको ये लिखना था भी पूर्व में हो चुके पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करना होगा, और दूसरी लाइन आपको ये लिखनी है प्रदूषण रहित नई तकनीक का विकास करके भावी प्रदूषण को रोकना होगा। तो यानी पर्यावरण प्रदूषण जो हो चुका है उस पर कंट्रोल करना है और भविष्य में प्रदूषण नहीं हो उसके रोकने के जो बात करनी है वो कहलाती है वायु प्रदूषण नियंत्रण की द्विआयामी नीति। तो ये दोनों बातें अगर लिखी है तो आप 1+1 यानी 2 नंबर दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब और किस शहर में हुआ? तो 1979 में ये कहां पर हुआ? जेनेवा में। और जेनेवा किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। यहां शहर पूछा था तो जेनेवा लिख देंगे और तारीख है वो 1979। कई बच्चों ने कहा था सर ये तो सम्मेलन तो हट गए। बिल्कुल, बोर्ड परीक्षा में ये जो जैव विविधता वाला हुआ या 10वां 11वां 12वां प्रश्न है वो इस साल बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन मैंने ये प्रश्न इस पेपर में इसलिए रिमूव नहीं किए क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं चाह रहा था अभी कल को आपको BSTC, PTET, कांस्टेबल कोई एग्ज़ाम देना है या भविष्य में भी आपको प्रतियोगी परीक्षाएं RAS IAS देनी है, तो क्यों न जब चैप्टर पढ़ ही रहे थे तो थोड़ा सा इन पर गौर कर लें
और एक दिन पहले ही तो आपको पता चला है, तो छोड़ने का कोई मुझे औचित्य नहीं लगा, इसलिए मैंने ये इन प्रश्नों को रिमूव नहीं किया और पेपर में रखा है। और आगे से तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे, हर पेपर में जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लेसन है वो आगे पढ़ेंगे। तो 1979 और जेनेवा ये 10वें का होगा। 11वां प्रश्न है कि क्योटो शिखर सम्मेलन कब और किस देश में हुआ? देश का पूछा है, क्योटो है वो जापान में है, देश का नाम तो जापान हो गया। और हुआ कब? दिसंबर 1997 दिसंबर। सन तारीख और महीना नहीं याद है तो सन आप जरूर लिखिए। 1997 में जापान में हुआ, क्योटो जापान के अंतर्गत है। 12वां प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और किस देश में हुआ? तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो जून 1992 में हुआ। जून 1992 में किस देश में हुआ? ब्राजील। आपको पता है ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में ये आयोजन है वो हुआ था। तो एक सन का है 1 नंबर और 1 नंबर उसके देश या शहर का नंबर है, तो उसी हिसाब से आप 2-2 नंबर के ये प्रश्न हैं, आप उनको जांच कर सकते हो। और आगे बढ़ते हैं और अब अपने बात करते हैं। प्रश्न है अपना, अम्लीय वर्षा के 2 कारणों को समझाना है। तो कोई 2 कारण लिखने हैं। तो जैसे आपने लिखा होगा, मैंने 5-6 कारण आपको वीडियो में बताए थे भी, ऑटोमोबाइल या कोयला या जल विद्युत संयंत्रों के कारण CO2 है वो वातावरण में आ जाती है, एक तो ये कारण है। दूसरा है ताप विद्युत गृह, जहाँ पर बिजली उत्पन्न होते हैं या जहाँ कोयला जलाया जाता है वहाँ। तीसरा खनिज तेल शोधनशाला यानी जो रिफाइनरीज है वो। चौथा स्वचालित वाहन हैं उनसे निकलने वाली गैस से। और 5वां जीवाश्म ईंधनों का दहन यानी कोयला पेट्रोलियम इनके जलाने से। तो इनमें से कोई 2 के बारे में आपको बताना था। मुख्यतः आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड NO2 है, ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड यही अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारण होते हैं। तो इनमें से कोई भी आपने जो लिख दिया है 2 वो सही है 1-1 नंबर के हिसाब से। 14वां प्रश्न है कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ईंधन उपयोग संबंधी ईंधन, प्रश्न पर गौर कीजिए। ये प्रश्न 2 प्रकार से, एक तो मैंने प्रश्न दिया आपको वायु प्रदूषण के नियंत्रण की द्विआयामी नीति, एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा सीधा प्रश्न बन सकता था कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में अपने उपयोगी सुझाव दीजिए। तब तो आपको जो मैंने 5, 6, 7, 8 जो बता रखे थे उनमें से आप कोई लिख सकते थे, लेकिन यहां इसने पर्टिकुलर एक पॉइंट दे दिया है, ईंधन फ्यूल के हिसाब से पूछा है। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ईंधन उपयोग संबंधी कोई 2 उपाय सुझाने हैं। तो पर्टिकुलर इसकी 2 महत्वपूर्ण तथ्य आ जाते हैं। एक तो आप क्या लिखोगे भी, पेट्रोल और डीजल के स्थान पर सौर ऊर्जा, बैटरी चालित या विद्युत इंजन का इस्तेमाल करना चाहिए। सीधी सी बात है, अभी पेट्रोल डीजल के स्थान पर हमें सोलर एनर्जी या जो बैटरी वाली जो एनर्जी है उसको काम में लेना चाहिए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा है अपना निर्धूम चूल्हों का उपयोग किया जाना चाहिए। जो धुआं रहित चूल्हे हैं, धुआं नहीं निकलता, तो निर्धूम चूल्हों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये उसके सही आंसर अच्छे से यही बनते हैं। उम्मीद करता हूँ यही लिखे होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप 1-1 नंबर आप दे दीजिए, यानी 2 नंबर का लेसन है ये, सॉरी प्रश्न है। उसके बाद 15वां प्रश्न है, और 15वां प्रश्न है अपने जल प्रदूषण का, और ये कह रहा है कि जल प्रदूषण कैसे बढ़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी जल प्रदूषण कैसे बढ़ता है। जल, पहले तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए इसमें हमें लिखना क्या है। जल प्रदूषण कैसे बढ़ता है, इसका मतलब हम जल प्रदूषण के स्रोतों की बात करने जा रहे हैं। तो आपको याद हो हमने जल प्रदूषण के स्रोत पढ़े हैं, घरेलू वाहित मल, कृषि अपशिष्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट, खनिज तेल, तापीय, वायुमंडलीय, रेडियोधर्मी, ऐसे बहुत से अपशिष्ट पढ़े हैं। तो कैसे बढ़ता है आप अच्छे से देखेंगे तो आपकी पाठ्यपुस्तक में भी 112 नंबर पेज पर इसका उल्लेख किया गया है। डायग्राम बना है और उसके नीचे 12.4 डायग्राम है, उसके जस्ट नीचे से ये प्रश्न मैंने बनाया है कि नगरों का विकास, तीव्र औद्योगिकरण, परमाणु शक्ति के विभिन्न उपयोग, रासायनिक और तेलीय पदार्थों के उपयोग में हो रही तीव्र वृद्धि से नदियों झीलों का जल प्रदूषित हो रहा है। ये इसका सही आंसर है। यानी आप पहले स्रोत आप ऐसे लिखें, या आप जैसे औद्योगिकरण, कृषि अपशिष्ट, इन सब के नदियों झीलों में मिलने से जल प्रदूषण हो रहा है, यानी सभी स्रोतों के नाम लिख के लाइन पूरी कर दें। या फिर आप ये जो मैंने अभी पढ़ा है भी, नगरों का विकास, तीव्र औद्योगिकरण, परमाणु शक्ति के विभिन्न उपयोग, रासायनिक और तेलीय पदार्थों के उपयोग से तीव्र वृद्धि से नदियों झीलों का जल प्रदूषित हो रहा है, यह आंसर आपको इसमें लिखना था। 2 नंबर का प्रश्न। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं
कि जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 4 सुझाव देने हैं बचाव के। ये बहुत प्यारा प्रश्न है और बोर्ड में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले प्रश्नों में से एक है। जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 4 उपयोगी सुझाव देने हैं, उपाय आपको बताने हैं। तो हमने 4 पे ही बात की, 4 ही इसने पूछे हैं, तो ध्यान रखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, आपने लिखा होगा भी सभी नगरों में वाहित मल के शुद्धिकरण हेतु सीवर शोधन संयंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा है भी रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद की खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और तीसरा, औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल को उपचारित करके पुनः उपयोग में लिया जाना चाहिए। और चौथा है भी मृत पशुओं को नदी में डालने से पूर्ण रोक होनी चाहिए और विद्युत शव ग्रहों की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसे 4-5 उपायों की हमने बात की थी। 4 उपाय इनमें से कोई आपको लिखने थे आधे आधे नंबर के हिसाब से, और बहुत ही एक नंबर के 4 नंबर का प्रश्न है। 16वां 17वां 18वां 4 नंबर के हैं, तो 4 उपाय पूछे हैं, एक लाइन के हो गए, एक डेढ़ लाइन के, तो 4 नंबर के हो गया। उसी हिसाब से जितना आपका सही है आंसर है वो आप दे दीजिए। उसके बाद में बात करते हैं हरित गृह प्रभाव के 4 दुष्परिणाम लिखने हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न के बारे में एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे कुछ बच्चों ने इसका, आपको पता है आंसर क्या लिखा है दुष्प्रभाव के अंतर्गत, 1 मिनट में आपको बताना चाहूँ। दुष्परिणाम में उन्होंने सीधे पॉइंट लिख दी। देखिए एक चीज आप गौर कीजिए, कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, तो 4 पॉइंट लिखने से तो नंबर नहीं मिलेगा, टीचर आधा या 1 नंबर ही देगा। कईयों ने लिख दिया सीधा तापमान में वृद्धि, वर्षा में वृद्धि या कमी, समुद्र सतह में वृद्धि, वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन या बीमारियों में वृद्धि, जैव विविधता खतरा, ऐसे कोई भी 4 पॉइंट लिख दिए तो आपको बताना चाहूंगा आधा या 1 नंबर ही मिलेगा। और उन सब बच्चों को जो इस प्रकार से टेस्ट दे रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा आप क्या कर रहे हो, आप फॉर्मेलिटी मत करें। मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, मैं आपके लिए मेरे स्कूल समय के उपरांत भी आपके लिए अथक परिश्रम करता रहता हूं। मैं अपने खुद के जो पर्सनल काम है उनको डिले करता हूं, और ये रहता है भी नहीं, मुझे पहले बच्चों के लिए स्कूल हित, विद्यालय हित, बच्चों हित में मुझे पहले काम करना है। आज जिनके नाम की मैं नौकरी कर रहा हूं, जिनके नाम का मैं खा रहा हूं, पहली जिम्मेदारी मेरे उनके प्रति है। मैं बड़ा ही ईमानदारी से अपने इस कार्य को अंजाम देता हूं, तो आप फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते। उन सब बच्चों को कहना चाहता हूं, हाँ आपको नहीं आता वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप ये नहीं मानेंगे भी 4 नंबर का प्रश्न है और 4 पॉइंट का हेडिंग का नाम लिख के 4 नंबर अपने आप को दे रहे हो, तो ये गलत बात है। आपको क्या करना है, 4 नंबर का है तो चारों आपको पता है इसमें हमने कितने पॉइंट किए हैं, लगभग मेरे हिसाब से काफ़ी सारे पॉइंट किए थे। 1 मिनट में आपको देख के बताता हूँ भी कितने पॉइंट हमने किए थे इसमें। दुष्परिणामों में हाँ 6 पॉइंट थे अपने जे, और इसमें से मैंने आपको जब पढ़ाया था तब आपको यह भी कहा था अलग से भी 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है, जैसे हरित गृह प्रभाव का जैव विविधता को किस प्रकार खतरा है, हरित गृह प्रभाव से बीमारियों में वृद्धि हो रही है, कैसे हो रही है, हरित गृह प्रभाव से तापमान में वृद्धि हो रही है, कैसे हो रही है, वर्षा में वृद्धि या कमी हो जाती है, कैसे, यानी वर्षा में परिवर्तन हो जाता है। तो अलग से भी 1-1 2-2 नंबर के ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको 6 पॉइंट दिए थे, इन 6 में से कोई 4 जो आपको अच्छे लगे, वो आप जिनका आप अच्छे से व्याख्या कर सकें, भले ही आप अपनी भाषा में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ सही निकलना चाहिए। एक चीज ध्यान दीजिए, ये जरूरी नहीं है हम हर प्रश्न का आंसर है वो किताबी लिखें। कोई उपाय है आपके दिमाग में लगता है किताब से हटके आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में किसी चीज का कोई उपाय दिखता है, आप वो लिख सकते हो। कोई दुष्प्रभाव आपको लग रहा है वो लिख सकते हो। जैसे आता है ना वायु प्रदूषण में, जैसे मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पर यहाँ आसपास में क्या है, हमारे यहाँ संगरिया में जो खेती के उपकरण है वो खूब बनते हैं। तो उन उपकरणों को जो बनाते हैं अपने ट्रैक्टर के पीछे अपने जो हल जोते हैं वो खूब संगरिया के प्रसिद्ध हैं। पूरे राजस्थान के साथ साथ आउट ऑफ राजस्थान भी यहाँ संगरिया से सप्लाई होते हैं। तो वो बना के उन पर कलर करते हैं। तो आजकल हाथ से कलर करने वाला सिस्टम गया, तो वो छोटी सी एक मशीन रखते हैं और यानी उस मशीन से वो फुहारा सा है उससे कलर करते हैं। तो जब हम वहाँ उस सड़क के किनारे से जब गुजरते हैं ना, तो उस पोल्यूशन, उसके जो कलर की जो स्मेल है ना, वो बहुत बुरी और दिमाग के अंतर्गत सरदर्द करने लग जाती है, इतनी इस प्रकार चढ़ने वाली सी होती है। तो मुझे लगता है हाँ, ये कलर पोल्यूशन भी बनता है एक प्रदूषण का प्रकार।
यानी रंग प्रदूषण भी एक पोल्यूशन का एक टाइप हो गया, और इसके अंदर एयर के अंदर उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, श्वसन के माध्यम से अंदर जाते हैं, उनके अंदर केमिकल हैं तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ लेटेस्ट आपके दिमाग में लगता है या नया जो कभी अभी किताबों में नहीं है तो वो भी आप लिख सकते हो, बशर्ते वो सही होना चाहिए, यानी रियल में वो चीज़ हमें लगनी चाहिए, तो टीचर पर और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। भी वाह, बच्चा तो बहुत करंट के टच में रहता है। तो ध्यान दीजिए इस प्रकार। तो तापमान में वृद्धि है, वर्षा में वृद्धि, कमी, समुद्र सतह में वृद्धि, वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन, बीमारियों में वृद्धि और जैव विविधता को खतरा। ये जो वर्णन आपने वीडियो नोट से बना रखे हैं तो उनके हिसाब से आपको पूरा हेडिंग और उसके अंदर एक एक दो दो लाइन में आप अपना जो क्लियर किया उस हिसाब से एक एक नंबर आपको यहाँ इस प्रश्न में देने हैं। और आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न पर पहुंचते हैं। और अंतिम प्रश्न है भी, अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभावों को रोकने के 4 उपायों को समझाइए। अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभावों को रोकने के, तो 1 मिनट, आपने कौन कौन से किए हैं, मैं इसलिए थोड़ा सा पेज पलट रहा हूँ ताकि आपको मुझे ये पता चले भी जो मैंने करवाए हैं वो ही आपके याद हैं, या आप भी अपनी तरफ से किसी और जगह से भी लिख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं भी जो मैंने कह दिया आपको वहीं तक चिपक के रहना है, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप देखिए, प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव को रोकने के संभावित 4 उपाय आपको बताने हैं। तो आपने प्रभाव के बाद उपाय पढ़े हैं, और क्या विभिन्न स्रोतों से अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाले जो हैं सल्फर डाइऑक्साइड NO2 हैं उस पर नियंत्रण करना होगा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा, व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग कम से कम करना होगा, समय समय पर वाहनों की जांच करवानी होगी, जल स्रोत जहां पानी की अम्लीयता बढ़ गई है वहां पानी में चूना डाला जाना चाहिए, या मिट्टी की अम्लता नष्ट करने हेतु भी चूने का प्रयोग है वो किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने 4-5 जो संभावित समाधान किए थे उनमें से कोई भी आप 4 का उल्लेख है वो यहाँ पर कर सकते हो, और प्रत्येक उपाय है वो 1-1 नंबर का है। तो इस हिसाब से आपको अपनी इस कॉपी को जांचना है। एक अच्छे मूल्यांकनकर्ता की भूमिका इस कॉपी में आपको दिखानी है, और आपको हल्के में नहीं लेना है अब किसी भी चैप्टर को, क्योंकि 40% सिलेबस कम हो गया है। तो इसका मतलब याद कीजिए, मैंने एक दिन कहा था आपको, आपकी जवाबदेही बढ़ जाएगी। आपको ये लगता है सिलेबस कम हो गया अब तो मेरे नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सबके इतने आ जाएंगे, ये अलग मुद्दा है। अच्छी बात है सबके ज़्यादा हैं, लेकिन ये मानिए जब चैप्टर कम है पेपर उतने ही नंबर का होना है जितना पहले होता रहा है, मैटर कम है, तो इसका मतलब आपको हर लाइन को अच्छे से समझना होगा। ये बात उन बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अच्छे मार्क्स बनाना चाहते हैं, जो कंसेप्ट को कंप्लीटली सीखना चाहते हैं। तो उनको एक एक लाइन को समझना होगा, वीडियो से कंसेप्ट क्लियर करना होगा, पाठ्य पुस्तक को भी पढ़ना होगा। मैं चाहता हूँ पासबुकों के चक्कर में पढ़ने की बजाय आप वीडियो देखें, और वीडियो के हिसाब से देखिए। मेरे वीडियो से तो नोट्स बनाना भी बहुत आसान है। मैं हर चीज़, मेन चीज़ बोर्ड पर क्यों लिख रहा हूं, ताकि मेरे बच्चों को नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो। हाँ, ये आप मेरे लिए चाहे बुरा मानो या अच्छा मानो, मैं ये चाहता हूं भी बच्चा वीडियो से नोट्स खुद बनाए, आप लिखें अपने हाथ से। अब कई बच्चों को रहता है सर क्लियर नहीं दिख रहा, तो मैं आपको बताऊं, जब वीडियो चल रहा है आप उस पर क्लिक करना, साइड में 3 डॉट आएगी, 3 डॉट के बाद में आप देखोगे तो एक नीचे की साइड में ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें क्वालिटी वाले आएंगे, तो 140, 480, 720 इस प्रकार। तो जो अच्छी, जिस क्वालिटी को आप सेलेक्ट करोगे, जितनी अच्छी क्वालिटी करोगे, 480 तक या 360 तक बहुत अच्छे से आपको जो स्क्रीन है वो आपको दिख जाती है। तो आप उस चीज़ को भी समझें भी, हाँ हमें आज हमारे पास मोबाइल तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी हमें आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे और इन चीज़ों से भी आप लाभान्वित हो रहे होंगे। अब अंत में यही बात भी, अगला जो अपना टेस्ट शेड्यूल है स्माइल सेट का जो 9वां पेपर है, वो अपने जो 8वां चैप्टर छोड़ा था प्राथमिक व्यवसाय का, वो अगले संडे को यानी 1 नवंबर 2020 को संडे को 11 बजे होगा, और कोशिश रहेगी उसी दिन शाम को 5 बजे पेपर के सॉल्यूशन पर बात करें। इस बार थोड़ा सा लेट होने का कारण क्योंकि कुछ फंक्शन था फैमिली, तो मुझे गाँव जाना पड़ा, इसलिए मैं टाइम पर आपको ये चीज़ नहीं प्रोवाइड करवा पाया सॉल्यूशन की, एक दिन लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन भविष्य में मैं आई ट्राई माई बेस्ट भी मैं और अच्छा कर सकूं, और अगर अच्छा कर पा रहा हूं तो उसका पूरा श्रेय मैं मेरे स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा। आपके दम पर,
आपके प्यार की वजह से आपने जो मेरा स्नेह मेरे प्रति रखा है वो मेरे लिए बहुत बड़ी जवाबदेही है। तो इसलिए मैं टाइम टू टाइम आपसे रूबरू हो रहा हूं। दूसरा, 15 लेसन तक के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आपको पता है 16वां, 17वां और 18वां है वो सिलेबस से कट गया है, 15वां भी कट गया, 16, 17, 18। तो 19वां चैप्टर से अब अपने को जो लेसन बनाना है मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो मुझे कम से कम 1 या 2 दिन का आप समय दीजिए। 1 या 2 दिन में हम 19वें चैप्टर को है वो शुरू कर देंगे। तो अब तो ध्यान दीजिए, 19वें और 20वें में से इंडिया का जो मैप का जो प्रश्न आना है वो भी इन्हीं 2 चैप्टर में से आने की ज़्यादा संभावना है वो रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हमें उन 19वें और 20वें चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करना है और उसके बाद अपने राजस्थान के 3 चैप्टर हैं वो बचे हुए हैं वो अपने को पढ़ने हैं, क्योंकि बीच में जो 21वां 22वां है वो भी अपना हट गया है। तो इसी प्रकार आप ईमानदारी के साथ, जोश और जुनून के साथ है वो आप आगे बढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।